नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीमा पर 190 किलोमीटर के संवेदनशील इलाकों में सीमा पार से भारी गोलीबारी। गृहमंत्री का बीएसएफ को करारा जवाब देने का आदेश। बारामूला से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश। जासूसी के आरोप के बाद पाकिस्तान की बदली की कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा, ऐसे मामलों पर लगे रोक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 2% महंगाई भत्ता। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। जम्मू कश्मीर को 500 करोड़ का बागवानी पैकेज। साइरस मिस्त्री का ईमेल लीक माफी लायक नहीं। टाटा ग्रुप ने कहा, गलत दावों से कंपनी की छवि खराब करने की कोशिश। बही खातों को बताया नियमों के मुताबिक। पहली बार क्यूबा से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से अलग रहा अमेरिका। भारत समेत कई देशों ने की सराहना। यूएन महासभा से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव पारित। पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए भारतीय अधिकारी सुरजीत सिंह को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान उच्चायोग के एक सदस्य को भारत छोड़ देने के आदेश के महज कुछ घंटों के भीतर ये कार्रवाई की गई। गुरुवार रात पाकिस्तान सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को तलब करके ये जानकारी दी। सुरजीत सिंह भारतीय उच्चायोग में काम करते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि सुरजीत सिंह ने वियना कन्वेंशन और राजनयिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। भारतीय उच्चायोग से कहा गया है कि वो 29 अक्टूबर तक सिंह और उनके परिवार के पाकिस्तान छोड़ने के लिए जरूरी व्यवस्था करें। और इससे पहले गुरुवार को भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को देश छोड़ने के लिए कहा था। अख्तर पर सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है। इस मामले में 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान ने जासूसी के आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तानी जासूसी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। जासूसी के आरोप में 2 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर को भी हिरासत में लिया गया। हालांकि राजनयिक छूट होने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। अख्तर ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए महबूब राजपूत के नाम पर बना आधार कार्ड भी दिखाया। वो पाकिस्तानी उच्चायोग के व्यापार प्रतिनिधि के सहायक के रूप में काम करता था। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था, जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। इस मामले में गिरफ्तार भारतीय नागरिक मौलाना इलियास अख्तर और सुभाष जांगिड़ राजस्थान के नागौर के रहने वाले हैं। वो पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के लिए संवेदनशील जानकारियां जुटाते थे। इसमें रक्षा कागजात के साथ साथ भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की तैनाती से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। भारत ने कड़ी नाराजगी जताने के लिए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय बुलाया। उन्हें बताया गया कि अख्तर को 29 अक्टूबर तक भारत छोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि 1997 में वो पाकिस्तानी सेना के बलूच रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 2013 में उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई में तैनात किया गया। सितंबर 2013 में उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग में नियुक्त किया गया, जहां वो वर्तमान में श्री फारूक हबीब काउंसलर ट्रेड के सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कर्मचारी को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। पाकिस्तान ने आरोपों को गलत बताया और कहा कि भारत पाकिस्तानी उच्चायोग के काम में बाधा डाल रहा है। उच्चायोग के कर्मचारी से जासूसी करवाकर पाकिस्तान ने दरअसल वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, लेकिन पहले भी पाकिस्तान इस तरह के काम कर चुका है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उधर जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक 190 किलोमीटर लंबी संवेदनशील सीमा पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF से बात करके फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा है। इससे पहले गुरुवार को BSF का एक जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान ने आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में भारी फायरिंग की है। बीती रात सीमा पार से 15 से ज्यादा भारतीय चौकियों और कम से कम 29 गांवों को निशाना बनाया गया। इसमें BSF के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार शहीद हो गए। आरएसपुरा में 6 से ज्यादा नागरिक घायल हो गए हैं। रात से चल रही थी फायरिंग, उसमें नई बस्ती रायपुर से के 6 इंजर्ड पेशेंट्स जो हमारी एम्बुलेंस में वहाँ से उनको यहाँ लेके आए हैं, उनको हमने यहाँ पे CSC आरएसपुरा में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद हम उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया है। फायरिंग बीती रात करीब 8:45 बजे शुरू हुई। सीमा पार से पाकिस्तान ने मोर्टार बम दागे और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। फायरिंग से सहमे सैकड़ों नागरिक अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सीमाई इलाकों में स्कूल भी बंद हैं। पिछले 2 दिन में 16 लोग घायल हुए हैं। बुधवार को BSF का एक अधिकारी भी घायल हुआ था। और इसी बीच POK में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना यहां बर्बर तरीके से पेश आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना ने तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी। इस कार्रवाई में एक जवान शहीद हो गया और एक जख्मी है। कुछ आतंकी नियंत्रण रेखा पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सेना को इसकी खबर मिलते ही अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने मसूद अजहर को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में हुए कई बम धमाकों में शामिल रहा है। हालांकि अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के मसले पर उन्होंने चीन के नजरिए को लेकर सीधा जवाब नहीं दिया। एक भारतीय टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि चीन का मसूद अजहर से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उसे इस मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर हमेशा अड़ंगा लगाता आया है। गुरुवार को जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी के मामले में परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसे रोका जाना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ने के लिए मुशर्रफ ने इसे पाकिस्तान सरकार की कूटनीतिक नाकामी बताया। एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को बांध परियोजना के लिए फंड देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने POK में सिंधु नदी पर बांध के लिए $14 बिलियन की मांग की थी। एशियाई विकास बैंक यानी ADB अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ ने कहा कि बैंक ने फंड देने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। 2 साल पहले विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए फंडिंग से मना कर दिया था। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए पाकिस्तान को भारत से NOC लेने को कहा था, जिसे पाकिस्तान ने मना कर दिया था। पाकिस्तान लंबे समय से गिलगित बाल्टिस्तान में सिंधु नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। ADB ने चीन पाक आर्थिक कॉरिडोर को लेकर भी पाकिस्तान को आगाह किया है। बैंक का मानना है कि $46 बिलियन के इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान पर कर्ज का भारी बोझ पड़ेगा, जो भविष्य में के लिहाज से उचित नहीं है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में सियासी संकट भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान 2 नवंबर से राजधानी इस्लामाबाद में धरना देने वाले हैं। इसे देखते हुए राजधानी में 2 महीने के लिए राजनीतिक रैलियों और धरनों पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लगाई गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की पार्टी के धरने के खिलाफ आदेश दिया है। इमरान खान ने कहा है कि किसी भी हालत में 2 नवंबर से धरना होगा। पनामा पेपर मामले में इमरान खान नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस मामले में नवाज शरीफ के बेटों और बेटियों पर आरोप लगे हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए 2% महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों को जुलाई 2016 से एरियर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के नीति आयोग की सिफारिश को भी मंजूर कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बढ़ा हुआ DA जुलाई 2016 से मिलेगा। एक इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस की
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से दी जाए। और ये जो रिलीज की गई 1 जुलाई 2016 से, ये 2% का रिलीज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी ओडिशा के बहरामपुर में IICER बनाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी। In principle, the cabinet approved of the recommendations. With regard to some of the units about which the recommendations were made, it was decided that each case amongst the recommendations would now be brought up separately for consideration after its examination by the Department of Disinvestment and the concerned ministries of the Government of India. इसके अलावा CCEA ने जम्मू कश्मीर में बागवानी के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। ये प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किए गए विशेष पैकेज का हिस्सा है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी के महामंत्री अमर सिंह ने पार्टी में तनातनी के बीच खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहेंगे। अमर सिंह ने कहा कि आशु मलिक से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को औरंगजेब कहने वाले वक्तव्य से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। अमर सिंह ने रामगोपाल यादव पर भी आरोप लगाया और कहा कि वो मुझे धमका रहे हैं। अमर सिंह ने साफ किया कि अखिलेश यादव चाहे जो भी कह ले, लेकिन वो उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे। मैं आज भी आपकी ओर देख के कह रहा हूं कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक मुलायम सिंह के साथ हूं, और जब मुलायम सिंह के साथ हूं तो अखिलेश के साथ भी हूं, इसलिए कि वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं, वो कुछ भी कहें। लेकिन मैं अखिलेश यादव के साथ इसलिए नहीं रह सकता कि वो मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े धड़े के नेता हैं और उनके पास सत्ता है। आवाज पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी से भी बात चल रही है। उनकी पत्नी और विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने ये बात कही है। आम आदमी पार्टी ने भी माना कि सिद्धू से बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी से वार्ता टूटने के बाद ही सिद्धू ने आवाज पंजाब का गठन किया था। इसके बाद उनकी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, लेकिन सिद्धू किस पार्टी में जाएंगे इसे लेकर उन्होंने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई है, क्योंकि फ्रंट के लोग भी थे और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लोग आए हुए थे, तो ये मुझे पता है मीटिंग हुई है। क्या बात हुई है डिस्कस, ये मैं उसके बारे में नहीं कह सकती। कांग्रेस आप पार्टी दोनों के साथ मीटिंग हो रही है? हाँ, दोनों के साथ चल रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी का क्रांतिकारी उपन्यासकार, आंचलिक शब्दों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला साहित्यकार, पर्दे पर लोक साहित्य की छटा दिखाने वाला बेजोड़ रचनाकार। उनकी नजर उनका शहर में फणीश्वरनाथ रेणु का रचना संसार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चुनाव में धर्म के दुरुपयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट व्यवहार के दायरे में आता है या नहीं, इस पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव में धर्म के दुरुपयोग को रोकने से जुड़े मामले की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 2 हफ्ते तक सुनवाई की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि वो हिंदुत्व शब्द की व्याख्या नहीं करने जा रहा है। इस मामले से जुड़ा मुख्य प्रश्न है कि अगर किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट ने धर्म के आधार पर वोट मांगे तो चुनाव रद्द किया जा सकता है या नहीं। नोएडा टोल पर टोल वसूली पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने डीएनडी को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
बुधवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे को टोल फ्री कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा था कि टोल ब्रिज कंपनी मनमाने तरीके से टोल की वसूली कर रही है। कंपनी की इसी मनमानी के विरोध में पिछले 4 साल से मामला अदालत में था। कोर्ट में डीएनडी को टोल फ्री करने को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाओं में कहा गया था कि लागत की वसूली पूरी होने के बाद टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताज मानसिंह होटल की नीलामी के आदेश पर रोक लगाने की टाटा की अपील खारिज कर दी और नई दिल्ली नगर निगम को इसकी नीलामी की इजाजत दे दी। अब टाटा को होटल का लाइसेंस बरकरार रखने के लिए नीलामी में हिस्सा लेना होगा। टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने सिंगल बेंच के 5 सितंबर के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि टाटा ग्रुप के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। टाटा समूह ने साइरस मिस्त्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ग्रुप का कहना है कि मिस्त्री का ईमेल लीक माफी लायक नहीं है। समूह ने कहा कि गलत दावों के जरिए साइरस कंपनी की छवि खराब कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि साइरस मिस्त्री को फैसले लेने की पूरी आजादी थी, लेकिन उन्होंने बोर्ड के सदस्यों का विश्वास खो दिया था। इधर टाटा समूह के शेयरों में गिरावट जारी है। पिछले 3 दिनों में कंपनी को 26,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप के बीच टकराव बढ़ गया है। साइरस मिस्त्री के आरोपों के बाद टाटा समूह ने सफाई दी है कि कंपनियों के वित्तीय विवरण पूरी तरह से सही और नियमों के मुताबिक हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस बारे में टाटा ग्रुप की लिस्टेड 27 कंपनियों से सफाई मांगी थी। इस बीच बाजार नियामक सेबी भी नियमों के उल्लंघन को लेकर पड़ताल कर रहा है। साइरस मिस्त्री ने टाटा के घाटे में चल रही कंपनियों की वजह से समूह की कंपनियों को 1800 करोड़ डॉलर के नुकसान की बात कही थी। ग्लोबल पैराडाइम में, ग्लोबल फ्रेटर्निटी में, इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में टाटा एक बहुत बड़ा नाम है और जिस तरह से ये लेटर बाहर रूप में आया है तो मुझे लगता है कि सारे इन्वेस्टर, खासकर जो बाहर के निवेशक हैं, वो भी थोड़ा सा अभी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है ग्रुप में और उनको क्या रुख लेना चाहिए। जनरली मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उससे कोई पॉजिटिव आउटलुक तो नहीं बनता। चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स को 5 पेज का ईमेल भेजा था। इसमें उन्होंने अपने हटाए जाने के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने रतन टाटा समेत बोर्ड पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें काम की आज़ादी नहीं थी, फैसले लेने में उनकी भूमिका कम कर दी गई थी। साथ ही फैसले लेने के लिए ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कंपनी के कई फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। घाटे में चल रही नैनो को बंद नहीं करने को रतन टाटा का जज्बाती फैसला बताया। Absolutely no purpose is served by washing dirty linen in public. Newton's law tells us that every action leads to an equal and opposite reaction. Allegations and counter allegations are futile. साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद टाटा समूह की कंपनियों के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार और बुधवार को टाटा की कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोमवार को टाटा सन्स के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया था और रतन टाटा को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया था। नए चेयरमैन के लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है जो 4 महीने में नया चेयरमैन नियुक्त करेगी। टाटा सन्स देश का एक बड़ा कॉरपोरेट समूह है जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोकतंत्र में मीडिया पर बंदिशें नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि मीडिया खुद अपनी सीमा तय करे। पीटीआई से बातचीत में नायडू ने कहा कि अगर कहीं उल्लंघन होता है तो इससे निपटने के लिए कानून है। हालांकि उन्होंने माना कि सोशल मीडिया में भटकाव चिंता की वजह है। सूचना प्रसारण मंत्री ने 6 दशक पुराने सिनेमेटोग्राफी कानून में बदलाव की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए बनाई गई श्याम बेनेगल और मुदगल समिति की सिफारिशों की पड़ताल हो रही है। वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव बजट सत्र में सामने आ सकते हैं। यूपीएससी की ओर से कराई जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अगले साल अगस्त के बजाय जून में ही होगी। प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 18 जून तय की गई है। संघ लोक सेवा आयोग 3 साल बाद जून में परीक्षा करवा रहा है। साल 2014, 2015 और 2016 में प्रारंभिक परीक्षा अगस्त में कराई गई थी। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को समय पर ही संपन्न कराया जा सके। 2013 में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को कराई गई थी।
यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस समेत कई शीर्ष सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए परीक्षा करवाता है, जो 3 चरणों में होती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले वक्त में शहरों में बुनियादी ढांचे का प्रबंधन, खासकर पानी की आपूर्ति, सबसे बड़ी चुनौती होगी। शहरों की आबादी लगातार बढ़ने के बीच उन्होंने ये चेतावनी दी है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि बढ़ते शहरीकरण से भारत के विकास को रफ्तार मिलेगी। अरुण जेटली ने बुधवार को एशियाई विकास बैंक और एशियन थिंक टैंक डेवलपमेंट फोरम के कार्यक्रम में शहरीकरण की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल 31% आबादी शहरों में रहती है और ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ेगी और सड़कों को दुरुस्त रखना होगा। उन्होंने कहा कि सब तक पानी पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। Water would always remain a big challenge because management of that scarce resource is still one of the important challenges that we have ahead of us. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों से वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके बाद एशियाई अर्थव्यवस्थाएं विकास को रफ्तार दे रही हैं। Decisively, Asian growth rate is much higher than the global growth rate itself. अरुण जेटली ने कहा कि बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है और इनके पास कई सिटी बस रही हैं। उन्होंने दिल्ली और मुंबई का उदाहरण देते हुए इन्हें विकास का इंजन बताया। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 नवंबर को नेपाल जाएंगे। ये दौरा 3 दिन का होगा। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की नेपाल यात्रा से पहले गुरुवार को दिल्ली में दोनों देशों के संयुक्त आयोग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण महात ने की। इसमें लंबित परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने और इन्हें जल्द पूरा करने पर विचार हुआ। The Joint Commission reviewed the progress in projects covered under the lines of credit and agreed to expedite their implementation. Both sides agreed to closely monitor progress of all development and infrastructure projects such as the Tarai roads, the cross-border rail links, development of integrated checkposts, cross-border transmission line projects, hydropower projects, cross-border oil pipeline, and address any bottlenecks on both sides. बैठक में भारत ने भूकंप से तबाह नेपाल के पुनर्निर्माण में सहयोग की पेशकश भी की। इस काम में चीन ने भी नेपाल को मदद की पेशकश की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड पहली यात्रा पर भारत आए थे। इसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल की यात्रा रद्द कर दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। बीते 25 सालों में पहली बार अमेरिका क्यूबा से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। अमेरिका के इस कदम का भारत समेत सभी देशों ने स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 191 देशों ने वोट डाले। सिर्फ अमेरिका और इजराइल वोटिंग में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव में क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध को खत्म करने का आह्वान किया गया है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया कि वोटिंग में शामिल नहीं होने का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका क्यूबाई सरकार की सभी नीतियों और कार्रवाई से सहमत है। बीते 1 साल से अमेरिका क्यूबा से रिश्तों को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। Abstaining on this resolution does not mean that the United States agrees with all of the policies and practices of the Cuban government. We do not. We are profoundly concerned by the serious human rights violations that the Cuban government continues to commit with impunity against its own people, including arbitrarily detaining those who criticize the government. अमेरिका ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने पर आभार जताया है। इस बीच फर्जी कॉल सेंटर चलाने वालों से जुड़े 61 लोगों पर अमेरिका की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इसमें अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिक शामिल हैं। इस घोटाले में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। अमेरिका के सहायक अटॉर्नी जनरल लेसेली कॉडवेल ने इस बात की जानकारी दी है। उनके मुताबिक 8 राज्यों में 9 वारंट जारी किए गए हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। मुंबई के गरीब थाने में पुलिस ने 4 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर 9 कॉल सेंटरों पर छापे मारे और 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ठगी के शिकार ज्यादातर अमेरिकी नागरिक हैं। इराक में जारी संघर्ष में अब तक 800 से ज्यादा आईएस आतंकी मारे जा चुके हैं।
मोसल पर कब्जे के लिए इराकी सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंसा की वजह से हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। तेजी से आगे बढ़ता इराकी सैन्य बलों का काफिला, तबाह हो चुकी इमारतें, तस्वीरें मौसल के बाहरी शहर हमदानिया की हैं। अब आईएस आतंकियों से मुक्त हो चुका है। आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में अब तक करीब 800 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। सैनिक अब मोसल शहर के काफी करीब पहुंच गए हैं। أن يبقى صامد وأن يكون ولاية ضمن ولايات داعش هي منطقة الحمدانية، والحمدانية هي ثاني أكبر قضاء في العراق، ومن ضمنها قصبة، هذه القصبة اللي احنا فيها كرمليش، وتحوي على تراث كبير। बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। मौसल के करीबी इलाकों में आईएस ने सुरंगों का जाल भी बना रखा है। सुरंगों के भीतर से भी आईएस आतंकी गठबंधन फौजों पर हमला कर रहे हैं। सेना और आतंकियों के बीच जारी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ा है। हिंसा की वजह से हजारों लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। लोगों को शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। كنائس محروقة أيضا، تهديم في بعض الدوائر والمدارس أيضا فجر। इराक में 2003 से जारी हिंसा का ये सबसे मुश्किल दौर है। 2014 से आईएस लड़ाकों ने मोसल शहर पर कब्जा कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते से बड़े पैमाने पर अभियान चला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी के सुपरिचित लेखक राजेंद्र यादव की आज पुण्यतिथि है। 28 अगस्त 1929 को आगरा में पैदा हुए राजेंद्र यादव ने हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उन्होंने कई मशहूर उपन्यास लिखे। उनके लिखे साहित्य पर सारा आकाश जैसी फिल्म भी बनी। हिंदी साहित्य की मशहूर पत्रिका हंस के पुनर्प्रकाशन में उनका बड़ा योगदान रहा। मुंशी प्रेमचंद ने 1930 में इस पत्रिका की स्थापना की थी, जो 1953 में बंद हो गई थी, लेकिन राजेंद्र यादव ने 1986 में से दोबारा शुरू करवाया। इस दौरान राजेंद्र यादव को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हिंदी में दलित साहित्य को आगे बढ़ाने में राजेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी अकादमी ने राजेंद्र यादव को उनके बेहतरीन लेखन के लिए साल 2003-2004 में सर्वोच्च सम्मान शलाका से नवाजा। हिंदी साहित्य की दुनिया में मील के पत्थर कहलाने वाले राजेंद्र यादव ने साल 2013 में आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस। सीमा पर 190 किलोमीटर के संवेदनशील इलाकों में सीमा पार से भारी गोलीबारी। गृहमंत्री का बीएसएफ को करारा जवाब देने का आदेश। बारामूला से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को 48 घंटे में छोड़ना होगा देश। जासूसी के आरोप के बाद पाकिस्तान की बदले की कार्रवाई। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा, ऐसे मामलों पर लगे रोक। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 2% महंगाई भत्ता। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। जम्मू कश्मीर को 500 करोड़ का बागवानी पैकेज। साइरस मिस्त्री का ईमेल लीक माफी लायक नहीं। टाटा ग्रुप ने कहा, गलत दावों से कंपनी की छवि खराब करने की कोशिश। बही खातों को बताया नियमों के मुताबिक। पहली बार क्यूबा से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से अलग रहा अमेरिका। भारत समेत कई देशों ने की सराहना। यूएन महासभा से अमेरिकी प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव पारित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।